बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कल बिहार विधानसभा 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। जब महागठबंधन की हार हुई है वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अपने पहले चुनाव में खाता नहीं खोल पाई है। आपको बता दूं कि यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज की पार्टी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया था। अब नतीजों की बात करें तो 4 में से चारों सीट पर इंडिया गठबंधन की हार हुई है। बीजेपी ने रामगढ़ और तराड़ी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों पर ही जीत हासिल हुई है। गया की इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव जीत गई है। दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के रोशन कुमार को 5,945 वोटों से हराया है। ये सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस सीट पर आरजेडी की हार की अहम भूमिका जनसुराज पार्टी को माना जा सकता है। यहाँ से जनसुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट आए हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान को भी करीब करीब 7,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की हार सिर्फ 5,945 वोटों से हुई है। गया की दूसरी सीट बेलागंज सीट पर आरजेडी के सांसद और बेलागंज के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को हार का सामना करना पड़ा है, जब विश्वनाथ सिंह को जेडीयू की मनोरमा देवी ने 21,000 वोटों से हराया है। इस सीट पर भी जनसुराज और एआईएमआईएम ने आरजेडी की हार में अहम योगदान दिया है। जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले हैं। साथ ही एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद जमील अली हसन को 3533 वोट मिले हैं। दोस्तों बिहार में जमीन खरीदने के लिए बिहार सरकार पैसा दे रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2024 के तहत भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को अपने घर के लिए जमीन खरीदने में मदद करना है जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, अपनी जमीन नहीं है। खबर के अनुसार इस योजना से बिहार में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को स्थायित्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। बिहार के मुंगेर में जमीन खरीदने के लिए 74 लोगों को पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य जिलों में भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना की उद्देश्य के बारे में अगर बात किया जाए तो इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब और फिर भूमिहीन लोगों को अपनी जमीन पर अस्थायी आवास बनाने में मदद करना है, यानी कि घर बनाने में मदद करना है। लाभार्थी को जमीन के मालिकाना हक की व्यवस्था भी इस योजना के तहत दी जाएगी। इसको लेकर के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दोस्तों बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जनता ने महाविकास आघाड़ी के बड़बोलेपन को नकार दिया है और फिर वहां पर असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के संजय राउत के बड़बोलेपन और फिर पूरी पार्टी की वजह से जनता ने उसे नकार दिया है। संजय राउत के सवाल पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो फिर ईवीएम पर सवाल उठाती है। झारखंड में भी जीते हैं तो फिर वहाँ मीठा मीठा और फिर जो जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ तीखा लगता है। गिरिराज सिंह ने झारखंड में मिली चुनावी हार पर कहा है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और फिर वहां की समीक्षा पार्टी द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही बिहार में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत पर उन्होंने कहा है कि जनता ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को नकार दिया है। वहीं पर यूपी में भी अखिलेश यादव को जनता ने पूरी तरीके से साइड कर दिया है। दोस्तों बिहार के गया के मानपुर रेलखंड इलाके में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दूं कि इस घटना में ट्रेन के शीशे टूट गए और फिर यात्रियों में भय का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मौके पर पहुंची और फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानपुर के ही निवासी विकास कुमार और फिर मनीष कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने न केवल पत्थरबाजी की घटना को स्वीकार किया है बल्कि ये भी कबूल किया है कि उन्होंने अन्य ट्रेनों को भी निशाना बनाने की योजना भी बनाई थी। जी हाँ, ऐसे में आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई से अन्य ट्रेनों को पत्थरबाजी से बचा लिया गया है।
दोस्तों, बिहार में योगी राज के नक्शे कदम पर समस्तीपुर में एक इस्लामिक स्कूल पर बुलडोजर चलाने और फिर लखीसराय में भाजपा के इशारे पर मुस्लिमों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने की जांच में भाकपा माले की एक राज्य स्तरीय टीम बीते दिनों इन इलाकों में पहुंची। इस टीम में नेता विधायक दल महबूब आलम सहित वैद्यनाथ यादव, दिवाकर प्रसाद तथा अन्य नेता शामिल थे। वहीं पर बांका में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के महाजाल में फंस करके एक ही परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। इसको लेकर के उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर के हमला बोला है। महबूब आलम ने कहा है कि समस्तीपुर में यूपी की योगी राज के नक्शे कदम पर सरकार ने कल्याणपुर के भागीरथपुर स्थित शाहबा एकेडमी इस्लामिक स्कूल पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए नाम पर की गई। ये बुलडोजर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। जब भाजपा जदयू सरकार खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ा रही है, वहां के थाना प्रभारी पर अविलंब कार्रवाई हो। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से 1 लाख से अधिक वाहन चालकों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। जय इसके लिए फ्री में पंजीकरण कराया जाएगा। जय इसमें ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर शामिल होंगे। जब पंजीकृत होने के बाद यानी कि रजिस्टर होने के बाद ड्राइवरों को बीमा, पेंशन और फिर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यूनिक आईडी नंबर के लिए उन्हें पहले आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि ड्राइवर के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू हो रही है। जय इसके तहत चालकों और फिर उसके परिवार को स्वास्थ्य के साथ कई सुविधाएं दी जाएगी। जय इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। जय इसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जब पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक होंगे। सभी ड्राइवर को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और फिर मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। जय इसके तहत 60 से 69 साल की आयु के चालकों को हर महीने 200 से लेकर के 400 रुपए के बीच दिए जाएंगे। वहीं 80 या फिर उससे अधिक उम्र वाले चालकों को हर महीने 500 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी पत्नी नवजोत कौर के कैंसर से ठीक होने की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दी है। सिद्धू ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे सच में गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हें चिकित्सीय रूप से कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। करीब 2 साल पहले उन्हें कैंसर का पता चला था। हालांकि इलाज और फिर लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव के जरिए अब वो इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो गई है। साथ ही कैंसर की इस लड़ाई में नवजोत कौर ने क्या क्या उपाय किए हैं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया है कि रात करीब 6 बजे तक खाना खा लिया जाता था। 6 बजे रात के बाद और कुछ भी नहीं खाया जाता था और सुबह 10 बजे के बाद ही नींबू पानी से दिन शुरू होती थी। नींबू पानी, कच्ची हल्दी, एप्पल साइडर विनेगर, नीम के पत्ते और फिर तुलसी का नियमित सेवन किया। कद्दू, अनार, आंवला, चुकंदर और फिर अखरोट जैसे खट्टे फल और जूस उनकी डाइट का हिस्सा थे। उन्होंने एंटी इंफ्लेमेटरी और फिर एंटी कैंसर फूड्स भी खाए। जहाँ खाना पकाने के लिए नारियल तेल, कोल्ड प्रेस्ड तेल या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल किया और सुबह की चाय में दालचीनी, लौंग, गुड़ और इलायची जैसे मसाले इस्तेमाल किए गए। संविधान में सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ा गया, ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दिलचस्प बहस हुई। जज ने इसको लेकर के उल्टे ही सवाल दाग दिए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग आए और संविधान में जो सेक्युलर शब्द है इसको हटाने की मांग की। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में सोमवार यानी कि 25 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही है। कल राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम 25 तारीख को फैसला सुनाएंगे। इसके साथ ही बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेक्युलरिज्म तो संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। यह इसके अलावा जिस 42वें संशोधन में इस शब्द को संविधान की प्रस्ताव में शामिल किया गया है उसका तो पहले ही रिव्यू हो चुका है। जब बेंच के रुख से ऐसा लग रहा है कि अदालत सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान में जोड़े जाने को सही करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि संसद ने जो पहले किया था वह सब कुछ गलत है। यही नहीं, बेंच ने कहा था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट की परिभाषा को हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान में इन शब्दों को असामान्य परिस्थितियों में जोड़ा गया था जब लोकसभा के अतिरिक्त सत्र में इसे शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है, जो कि पिछले 3 वर्षों में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली छात्रों को लाभ में करती है। इस योजना के तहत 2022, 23 और 24 के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुई छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और फिर अन्य लाभ दिए जाएंगे। कई छात्र जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी योग्य छात्र इन योजनाओं का
का लाभ उठा सके, इसके लिए निर्देश दिए हैं। यदि 20 दिसंबर तक कोई भी छात्र पंजीकरण नहीं कराता है तो फिर इसे ये माना जाएगा कि वह इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक शादी के चलते एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ पर दूल्हे ने अपनी दुल्हन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देख करके दुल्हन के पिता नाराज हो गए। उसके बाद क्या था, उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला लिया तथा बारातियों को बंधक बना लिया। उसके बाद 4 दिन बाद पुलिस ने बंधक बनाए गए बारातियों को मुक्त कराया। फिर दुल्हन ने खुद कहा कि वह इसी दूल्हे से शादी करना चाहती है तथा इसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेकर के फिर चला गया। यह घटना मुजफ्फरपुर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजापाकर गाँव में 18 नवंबर को हुई, जहां मीरापुर गांव से प्रमोद महतो के बेटे कालू कुमार की बारात राजापाकर गांव में मुन्ना महतो की बेटी मनीता कुमारी से शादी हुई थी। जहां जयमाला का समारोह पूरी धूमधाम से संपन्न हुआ। फिर दूल्हे और फिर उसके परिवार ने दुल्हन को गहने दिए, मगर दुल्हन के परिजन गहनों के आंकड़े से नाखुश थे। जहां दुल्हन के पिता ने इस पर नाराजगी जताई तथा शादी तोड़ दी। उसके बाद दुल्हन के परिजनों ने दूल्हा, उसके पिता और फिर भाई को बंधक बना लिया तथा शादी में खर्च की राशि मांग की। सामाजिक पंचायत के बाद भी दुल्हन पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं हुए। 21 नवंबर की रात दुल्हा पक्ष ने इस घटना की खबर बरियारपुर पुलिस को दी तथा एक आवेदन भी दिया, जिसमें बताया गया है कि वे राजापाकर गांव में मनीता कुमारी से शादी करने के लिए आए थे, मगर दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और फिर 2 लाख रुपए की मांग करके दुल्हा, पिता और फिर भाई को बंधक बना लिया। बरियारपुर पुलिस ने बंधक बनाए गए चारों लोगों को आजाद किया। उसके बाद पुलिस ने दुल्हन से पूछा है कि क्या वह इस शादी के लिए राजी है, तो दुल्हन ने कहा है कि मैं तो इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। फिर दुल्हन के पिता को भी अपनी बेटी की इच्छा माननी पड़ी। अंत में शादी संपन्न करवाई गई और दुल्हन को ससुराल भेज दिया गया। दोस्तों, बिहार में इन दिनों वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। जहरीली हवा का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में बिहार के 20 जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे चिंताजनक हालात पूर्णिया और हाजीपुर में है, जहां पर AQI रेड जोन में पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया को रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। वहीं पर दूसरी तरफ हाजीपुर की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। इन इलाकों में प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत और फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और फिर अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे माहौल को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और रात के समय घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इन समयों में प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। हवा में बढ़ती खराबी को देखते हुए लोगों को मास्क पहनने, घर के अंदर रह करके व्यायाम करने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह भी दी गई है। देखा जाए तो फिर बिहार में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं यानी कि गाड़ियों का धुआं, निर्माण कार्य और फिर पराली जलाने की घटनाएं बताई जा रही है। साथ ही ठंड के मौसम में हवाओं की गति धीमी होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही बने रहते हैं। सरकार और फिर प्रशासन की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। जब तक सुधार नहीं होता है तो लोगों को खुद ही सतर्क रह करके अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, इमामगंज विधानसभा सीट पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी को जीत मिली है। दीपा मांझी ने यहां पर राजद उम्मीदवार रोशन मांझी को कई वोटों से बड़े अंतर से हराया है। अंतिम राउंड की गिनती के बाद इमामगंज विधानसभा से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदवार दीपा मांझी 5,945 वोट से जीत हासिल की है। यहाँ राजद प्रत्याशी रोशन मांझी को 47,472 मत मिले हैं। एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी को कुल 53,417 वोट मिले हैं। जनसुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को महज 37,082 वोट मिले। वहीं पर जीत की सूचना मिलते ही दीपा मांझी ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। दीपा मांझी के गोदावरी स्थित आवास पर समर्थकों ने जम करके आतिशबाजी की। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपा मांझी ने क्षेत्र की जनता के हित में काम करने का भरोसा दिया है। एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी ने जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी जीत इमामगंज विधानसभा की जनता की जीत है, ये जनता के विश्वास की जीत है। दोस्तों, बिहार में साइबर शातिरों ने उत्तर रेलवे की फर्जी वेबसाइट बना करके उस पर रेलवे में नौकरी के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में वैकेंसी जारी होने का दावा करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर के एक लिंक भी दिया है, जिस पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। जब फर्जीवाड़े की भनक लगते ही उत्तर रेलवे की विजिलेंस टीम सक्रिय हो गई। वेबसाइट की जाँच और फिर सत्यापन के बाद उसे फर्जी करार दिया गया। रेलवे ने अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को बताया गया है कि
रेलवे किसी जोनल संस्थान के नाम से वैकेंसी नहीं निकालती है। रेलवे की वैकेंसी सिर्फ आरआरबी और फिर आरआरसी पर ही जारी होती है, जो भर्ती और फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करता है। आरआरसीएनआर की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcnr.org है। इसी पर ओरिजिनल वैकेंसी जारी होती है। इसके अलावा अन्य वेबसाइट पर अगर वैकेंसी जारी होती है तो ये रेलवे की वैकेंसी नहीं, ये फर्जीवाड़ा है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने एनडीए की जीत को विकास की जीत बताया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए विकास की जीत और जनता की जीत बताया है। आपको बता दें कि डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की जीत है, जो उन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है और फिर ये जीत बिहार के विकास की ओर एक कदम और बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। साथ ही संतोष सुमन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि एनडीए की विजय जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने अंत में ये भी कहा कि इस जीत के बाद सरकार और पार्टी मिलकर के बिहार को और अधिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ने अपना हार स्वीकार किया है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 65,000 वोट पाए थे। इस चुनाव में उलटफेर हुआ है। ये उपचुनाव है, जब मुख्य चुनाव होगा तो फिर उलटफेर होगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अजित सिंह ने मतगणना हॉल से बाहर निकलने के बाद कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम 65,000 पर थे, इस बार हम पीछे हटे हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि इस 3-4 महीने में ये उलटफेर हुआ है। अगला जो आम चुनाव होगा उसमें भी उलटफेर लगे होगा। जो भाजपा का प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि बसपा और फिर भाजपा का अंतरिम गठबंधन साफ नजर आ गया। रामगढ़ उपचुनाव में 9 राउंड के बाद भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह 171 वोट से आगे थे, जबकि बसपा दूसरे नंबर पर थे। दोस्तों, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव में एक बड़ा चर्चित नाम थे प्रशांत किशोर, जो चुनाव में नहीं उतरे, लेकिन उनकी जितनी चर्चा किसी प्रत्याशी की भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों के लिए खुद को किंग मेकर कहते थे, क्योंकि कभी इन लोगों की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहे थे। जब उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच गांधी जयंती पर इस बार एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए उन्होंने अपनी संस्था जनसुराज को पार्टी के रूप में बदला। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में चारों पर जीत का दावा करते हुए प्रत्याशी उतार दिए। 4 में से 3 प्रत्याशियों का हश्र और 1 की हार सामने आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार भी बचे हैं या फिर खांटी राजनेता कहलाएंगे, जो जीत हार का अनुमान लगाए बगैर केवल जीतने के दावे करते हैं। प्रशांत किशोर की अलग से चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में उन्होंने सबसे बड़े दावे किए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर कहा, जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। जनसुराज की जीत का दावा करने में उन्होंने अपने पुराने परफॉर्मेंस की चर्चा बार बार करते रहे। जब खुद को बड़े बड़े दिग्गजों का चुनावी रणनीतिकार बताने के साथ ही किंग मेकर कहलाने में भी गुरेज नहीं किया। जनसुराज पार्टी की स्थापना के समय पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, मंच पर लाए लोगों को पढ़ा लिखा और फिर बाकी राजनीतिक दलों को अच्छा बताया। देश की राजनीति में प्रशांत किशोर का कद इस उपचुनाव में एक भी सीट जीतने में बढ़ सकता था, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी तीसरे और फिर 1 सीट पर चौथे नंबर पर रहे, यानी कि जमानत जब्त। यहाँ तीसरे नंबर पर रहे। इन तीनों में से एक ही सीट पर सम्मानजनक या फिर कहें कि तीसरे विकल्प के रूप में संतोषजनक वोट हासिल हुआ है। एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, दिलचस्प कहानी सामने आया है। यहाँ पर एक महिला लोन नहीं चुकाया तो रिकवरी एजेंट उनकी बेटी को लेकर ही भाग गया। जी, आपको बता दूं कि कई लोग लोन तो लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में रिकवरी एजेंट आकर के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन बिहार के पटना शहर में एक रिकवरी एजेंट लोन का पैसा ना मिलने पर ग्राहक की बेटी को ही भागा करके ले गया। रिकवरी एजेंट का नाम अमर कुमार है, जो कि पटना के फुलवाड़ी शरीफ में किराए के मकान में रहता है। जब वह जिस लड़की को भगा करके ले गया वह हजारीबाग की रहने वाली श्रुति कुमारी है। अब सवाल है कि आखिर एक लोन रिकवरी एजेंट कैसे अपने ग्राहक की बेटी को पटाने और भगाने में कामयाब हुआ। तो चलिए इस अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आरोपी युवक अमर कुमार सिंह एक फाइनेंस कंपनी में बतौर रिकवरी एजेंट का काम करता है। अपने काम के दौरान उसने हजारीबाग की रहने वाली एक महिला को लोन दिलवाया था। हालांकि महिला बाद में उस लोन के पैसे नहीं दे पा रही थी। ऐसे में एजेंट लोन वसूलने महिला के घर बार बार जाया करता था। जब बस इसी दौरान
दौरान दोनों की बातचीत होने लगी और फिर आगे चल करके प्यार में बदल गई। इस मामले में पीड़ित लड़की श्रुति कुमारी ने बताया है कि मेरी मां ने एक लोन ले रखा था। जब वो पैसे नहीं दे पा रही थी तो फिर अमर अक्सर इस सिलसिले में घर आया करता था। मां ने उसे बार बार घर आने से मना किया था। ऐसे में उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया ताकि फोन पर ही लोन की बात कर सके, लेकिन फिर मोबाइल पर ज्यादा बातें होने लगी और फिर अमर मुझसे शादी करने की बात कहने लगा। जब पीड़ित लड़की श्रुति कुमारी ने आगे बताया है कि अमर शादी के नाम पर मुझे हजारीबाग से पटना ले गया। हालांकि यहां आने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की थाने में अमर की शिकायत लेकर के पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया है कि अमर शादी के नाम पर उसे पटना लाया और अब मुकर रहा है। ऐसे में फुलवाड़ी शरीफ थाना प्रभारी रफीकुर ने इस लड़का और लड़की को आमने सामने बैठा करके बातचीत की और फिर मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इस शादी की सूचना दोनों के परिवारों को भी दी गई। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद घोषित हुए नतीजों में बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। इन सीटों के परिणाम सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तेज कम हो गया है। ये सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि साल 2025 में आरजेडी महागठबंधन की नैया पार कैसे लगेगी। बिहार उपचुनाव के परिणामों को महागठबंधन की महाहार के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल इस महागठबंधन में अपनी पूर्व में जीती हुई तीनों सीटें गंवा दी है। तरारी सीट भाकपा माले के कब्जे में थी। इस सीट से विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और भाकपा माले अपने नेता राजू यादव को टिकट देकर के बड़ा दावा चला था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रसाद ने इस सीट पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया है। ये पहला मौका है जब तरारी में कमल खिला है। जब विशाल प्रसाद ने इस सीट पर 10,612 वोटों से जीत हासिल की है। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले के लिए चिंता की बात यह भी है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे विशाल प्रसाद ने उन्हें हराया है। जब गया की बेलागंज विधानसभा सीट को राजद का मजबूत किला माना जाता था। यहाँ पर राजद नेता सुरेंद्र यादव का दबदबा था। सुरेंद्र यादव 7 बार यहाँ से चुनाव जीत करके विधायक बने थे। इस बार उनके बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में थे। जहाँ इस सीट पर खुद लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव प्रचार किया था। एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार मनोरमा देवी के उतरने के बाद यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट पर मनोरमा देवी ने इस सीट पर यादव और फिर मुस्लिम वोटरों में सेंध लगा करके राजद को जोरदार झटका दिया है। इस तरह रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो फिर यहाँ पर भाजपा ने राजद के राजपूत और बसपा ने मुस्लिम यादव मतदाताओं को साधा था। राजद के वोटर के बंटने और फिर विपक्ष के परिवारवाद का मुद्दा ही यहाँ पर हार का कारण बना। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने 1362 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह को हराया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजित कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी का झारखंड विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन बीते लोकसभा चुनाव में भी था। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वहीं पर अब झारखंड विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए के तहत 1 सीट पर चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने चतरा विधानसभा सीट से जनार्दन पासवान को टिकट दी और वही हुआ जिसकी चिराग ने प्रार्थना की थी। चिराग की पार्टी ने अपनी 1 सीट निकाल ली है। एक तरफ एनडीए बहुमत के आंकड़े छू नहीं पाए तो वहीं पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत सबको दिखा दी है। इस चुनाव में जहां पर एनडीए की हार हुई है उसी समय चिराग पासवान की भी बात हो रही है। चिराग पासवान ने 1 सीट पर कैंडिडेट उतारा और फिर खूब जम करके प्रचार किया। आखिर में उन्हें मेहनत का फल भी मिला है। दोस्तों अभी हम एक ऐसी फसल की जानकारी देंगे जो कि लंबे समय की फसल है और सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल है, सबसे ज्यादा फल देने वाली। आपको बता दूं कि एक बार लगा करके किसान चाहे तो ये फल 4 महीने या फिर 8 महीने तक कमाई कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा उत्पाद देने वाली फसलों में से एक मानी जाती है, जिसमें नवंबर के साथ साथ मध्य दिसंबर तक भी किसान अगर इस सब्जी की खेती कर लेते हैं तो फिर साल की सबसे ज्यादा मंडी भाव देखने को मिलेंगे। तो फिर ये सही समय है। तो अगर जमीन खाली है तो किसी भी ऐसी सब्जी की तलाश में है जिससे ज्यादा मुनाफा, तो फिर चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल बात है कि
मिर्च की खेती की हम बात कर रहे हैं। मिर्च की खेती करने वाले किसानों को बढ़िया फायदा होता है। अच्छे से सही तरीके से अगर खेती करे तो फिर 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। जिसमें अभी नवंबर से मध्य दिसंबर तक अगर किसान मिर्च की रोपाई कर लेते हैं तो फिर अच्छा मंडी भाव मिलेगा। जब फरवरी में 60 से 70 रुपए तक मंडी भाव मिलता है, इसके बाद मार्च अप्रैल में भी बढ़िया कीमत मिलती है। 1-2 महीने 70 रुपए का दाम रहता है, जब उसके बाद 4 से 5 महीने तक 15 से 20 का भाव रहता है। जिससे किसान शुरुआत में तो 1 महीने में भी 1-1.5 लाख की कमाई कर लेते हैं, जब उसके बाद 3-4 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी खेती करते हैं तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के यादवों ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया है। तेजस्वी और लालू यादव के साथ। जी हाँ, कैमूर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के अजित सिंह एनडीए के कैंडिडेट अशोक सिंह से लगभग 27,000 मतों से पीछे रह गए। उपचुनाव में किसी कैंडिडेट के बीच इतना बड़ा अंतर ये दिखाता है कि यहाँ पर इतना बड़ा खेल हुआ है जिसे शायद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पढ़ ही नहीं पाए। दरअसल यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिंटू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। पिंटू यादव दूसरे स्थान पर रहे और ये एनडीए के अशोक सिंह से महज 1362 मतों से पीछे रह गए। बीएसपी के पिंटू यादव की तो हार हुई ही, मगर यहाँ वह बड़ा खेला भी कर गए। स्थानीय जानकार बताते हैं कि सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव ने आरजेडी के परंपरागत यादव मतों में बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी, जिससे राजद उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में टिक नहीं पाए। जब पिंटू यादव के नाम पर यादवों की वोटों की बीएसपी की ओर होने के रिएक्शन ने माया समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव किया, जिससे राजद प्रत्याशी अजित सिंह के पैरों तले की जमीन निकल गई। बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के चिंटू यादव से महज 1362 वोटों से चुनाव जीता है, लेकिन राजद के कैंडिडेट से उनका जितना बड़ा अंतर है वह हैरान कर देने वाला है। जहां स्थानीय जानकार कहते हैं कि यादव मतों में बिखराव ने अजित सिंह का खेल खराब कर दिया और अशोक सिंह को अप्रत्याशित जीत दिला दी। दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा सहित एनडीए के सभी दलों के विभिन्न नेताओं को अपने आवास पर बुलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी बड़े नेताओं की मीटिंग भी हुई। जब मीटिंग में जीत पर चर्चा हुई और फिर 2025 में क्या रणनीति होगी इस पर भी मंथन हुई। आपको बता दें कि बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है और 4 सीट जीत हासिल कर ली है। अब इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी उत्साहित दिख रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर पहले ही परीक्षा में बुरी तरीके से फेल हो गई है। जी हाँ, 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव पर देश भर की नजर थी, लेकिन बिहार के लिए सबसे अहम था विधानसभा की 4 सीटों पर हुआ उपचुनाव। जब 2025 के विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस सेमीफाइनल में निगाहें न सिर्फ एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन बल्कि प्रशांत किशोर पर थी। जब 2 साल से बिहार की पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर चमत्कार का दावा तो कर रहे थे, लेकिन औंधे मुंह गिर पड़े, जहां हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी ने उपचुनाव वाली 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े तो कर दिए थे, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। 4 सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं, वो बुरी तरीके से। यह हाल तब हुआ जब प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने में पूरी ताकत झोंक दी थी। जब पूरे बिहार से उनके तमाम समर्थक इन 4 सीटों पर लगातार कैंप कर रहे थे, पैसे और दूसरे संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होने दी थी। इस उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि बिहार की 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार की हालात खराब रही। जब वैसे प्रशांत किशोर और उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि चारों जगहों पर उनके उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2 सीटों तरारी और रामगढ़ में उनकी स्थिति बेहद बुरी रही। तरारी और रामगढ़ में, तरारी में जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह को सिर्फ 5,622 वोट मिले। ऐसे ही स्थिति रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को सिर्फ 6,513 वोट हासिल हुए। वैसे प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी राहत की बात ये खबर रही कि उपचुनाव 2 सीटों पर उन्हें लाज बचाने लायक वोट मिल गए। जनसुराज पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट इमामगंज सीट पर हासिल किया। इस सीट पर भी जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्हें करीब 37,000 वोट मिले। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को बेलागंज सीट पर भी इज्जत बचाने लायक वोट मिल गए। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर मुसलमान उम्मीदवार उतारा था। ये प्रयोग थोड़ा सा
सफल रहा। जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,825 वोट हासिल हुए। बेलागंज सीट पर मुसलमान वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपने तमाम मुसलमान नेताओं को बेलागंज में कैंप करा दिया था, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मुसलमानों का अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब रहे। बिहार में हुए इस उपचुनाव से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने जा रहा था, लेकिन इसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में उनकी पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन से दावों की हवा निकलती हुई दिख रही है। जैसे प्रशांत किशोर के समर्थकों में भी गलत मैसेज गया है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सके। इसी क्रम में बिहार सरकार ने हाल ही में किसानों की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत किसान सरलता से खेतों में खाद और फिर कीटनाशकों का छिड़काव कर पाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से बिहार के 38 जिलों के 53,400 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होगा। ऐसे में आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के द्वारा खेतों में ड्रोन के माध्यम से एनपीके, कंसोर्टिया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और फिर सूक्ष्म तत्व समेत अन्य उर्वरकों का छिड़काव किया जाएगा। किसानों को इस सुविधा को पाने के लिए पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ करीब 20 रुपए तक का अनुदान देगी। ऐसे में किसानों को सरकार से 10 एकड़ तक ड्रोन छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दूं कि कार्य के लिए किसानों को सरकार की तरफ से ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए सरकार राज्य स्तर पर एक एजेंसी का चयन करेगी जो कि किसानों की मांग के अनुसार उनके खेतों में उर्वरक का घोल बना करके छिड़काव करने में मदद करेगी। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में सबसे पहले जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय और किशनगंज जिलों के करीब 700 एकड़ में कीटनाशक को छिड़काव करने ड्रोन से किया जाएगा। इसके बाद नालंदा, समस्तीपुर, सारण में 2-2 मधुबनी में 2100, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज और पूर्णिया में 1400 एकड़, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, बांका और सुपौल में 1100, पूर्वी चंपारण में 2700 और मधेपुरा जिलों में करीब 1300 एकड़ खेतों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। दोस्तों, अब तालाब नहीं बल्कि खेतों में मखाना उगाए जाएंगे। एक साल में करीब 4 लाख तक की कमाई होगी। आपको बता दूं कि अगर आपका मन धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते करते उब गया है, थक गए हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां आपके लिए कृषि सेक्टर में ही कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिसे अपना करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल खेती करने का तरीका बदलना होगा, फिर आप खेती किसानी को ही बिजनेस का रूप दे सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मखाने की खेती की। अगर किसान इसकी खेती करते हैं तो फिर पारंपरिक फसलों के मुकाबले इनकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में पूरे साल डिमांड रहती है। इसका रेट भी 800 से 1000 रुपए किलो होता है। ऐसे मखाने की सबसे ज्यादा खेती बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में की जाती है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी किसानों ने इसकी खेती शुरू कर दी है। खास बात यह है कि बिहार सरकार के साथ साथ अन्य राज्य सरकारें भी मखाने की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को समय समय पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। बिहार सरकार तो मखाने की खेती करने वाले किसानों को 75% तक सब्सिडी देती है। इसकी खेती से बिहार में कई किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इसे पहले पारंपरिक रूप से मखाने की खेती केवल तालाब में होती थी। ऐसे में जिन किसानों के पास तालाब नहीं था वो मखाने की खेती नहीं कर पाते, लेकिन अब मार्केट में मखाने की ऐसी उन्नत किस्में आ गई है जिसकी खेती खेत में भी किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि अब छोटे किसान भी मखाने की खेती कर सकते हैं। अगर किसान खेत में मखाने की खेती करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए खेत की 1 से 1.5 फीट खुदाई करनी होगी। इसके बाद उसमें जल भराव करना होगा, फिर खेत में मखाने के बीज का छिड़काव करना होगा। इस तरह से कर सकते हैं। बिहार राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में चारों विधानसभा सीट एनडीए के कब्जे में चला गया है। यानी कि चारों सीटों का रिजल्ट फाइनल आ गया है और चारों सीटों पर एनडीए की जीत हो गई है। जहां तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, वहीं पर एआईएमआईएम और जनसुराज की पार्टी फिसदी साबित हो गई है। जी हालांकि जनसुराज की पार्टी इमामगंज में तीसरे नंबर की पार्टी रही है। बाकी 3 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। वहीं पर एआईएमआईएम की भी जमानत जब्त हो गई है। यह कहा जाए कि जनसुराज और एआईएमआईएम सिर्फ वोट कटुआ पार्टी बनकर के रह गया है। यहाँ पर आरजेडी नीति इंडिया गठबंधन की करारी हार हो गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि तरारी से बीजेपी के विशाल पांडे 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। प्रशांत को 78,564 और माले कैंडिडेट को 68,057 वोट मिले हैं। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी जीत चुकी है। दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5,945 वोटों से मात दी है। तीसरे नंबर
पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के जितेंद्र पासवान रहे, उन्हें 37,103 वोट मिले हैं। रामगढ़ में भाजपा और बसपा के बीच कड़ी टक्कर देखी गई, लेकिन यहां भी बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने बसपा के सतीश यादव को लगभग 1300 वोटों से मात दी है। वहीं पर राजद के घर कहे जाने वाले बेलागंज में भी एनडीए कैंडिडेट मनोरमा देवी ने राजद कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। यहाँ पर जनसुराज के मोहम्मद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। वहीं पर एआईएमआईएम की जमानत जब्त हो गई है। जी हाँ, वहीं पर झारखंड के बारे में अगर बात किया जाए तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन पार कर लिया है। झारखंड में 52 पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाई हुई है, वहीं पर एनडीए 28 पर बढ़त बनाई हुई है। जी हाँ, झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हुई और रुझानों में जहां मुमू गठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यह आंकड़ा बहुमत 41 से 10 सीट ज्यादा है। जब भाजपा गठबंधन 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं, अन्य एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों को देखते हुए झामुमो के सहयोगी कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर मीटिंग शुरू कर दी है। जहां उधर भाजपा दफ्तर पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68% वोटिंग हुई। ये अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30, कांग्रेस 16 और राजद ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। वहीं पर इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए। इनमें से 4 में भाजपा गठबंधन जबकि 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए। इनमें से 4 में भाजपा गठबंधन जबकि 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया गया था। जब बाकी 2 एग्जिट पोल ने हंग असेंबली के आसार जताए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।